अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक लेक्चर टाइम टू टाइम मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिस मशीन से होती है वो ये वाली मशीन है। यहाँ पे जेल रखा जाता है और यहाँ पे फिर डीएनए और आरएनए के सेगमेंट्स आपके पास बन के आते हैं। कुछ इस तरह के सेगमेंट्स जेल में बन जाते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड चार्ज। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि हम टेक्निक्स पढ़ रहे थे कि कौन कौन सी टेक्निक्स को हम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। ठीक है, तो हमारे पास जो टेक्निक है जिसको हम पढ़ेंगे वो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है, ये अब कैसी टेक्निक है? ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जब भी किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से, यानी कोई भी हमारा सैंपल है किसी भी चीज के, सेल्स की, टिश्यू की, किसी भी बायोलॉजिकल एंटिटी की, हमने देखना है कि इससे कितनी लाइट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, इसमें कितनी एबिलिटी है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और हमें बैंड से और जो लाइट इससे में एब्जॉर्ब होती है उससे हमें पता भी चलता है कि इसने इतनी इतनी लाइट एब्जॉर्ब की तो इसमें ये बायोलॉजिकल कंपाउंड्स मौजूद होंगे। ठीक है, तो कहते हैं द टेक्निक इज यूज टू मेजर चेंज इन परसेंटेज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट ऑफ द सस्पेंशन मटेरियल। अब सस्पेंशन मटेरियल के हमारा सैंपल जिस भी चीज में हमने देखना है कि इसमें कितनी लाइट पास होती है, यानी वो ऑप्टिकली कितना एक्टिव है, ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी क्या है। तो जब हम उसको जिस तरीके से मेजर करते हैं उस टेक्निक को कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है, अब कहते हैं सेल का मास जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, अब इस बात को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है। अब ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी भी मटेरियल से कितनी लाइट ट्रांसमिट हो सकती है, वो अपने आप से कितनी लाइट को ट्रांसफर होने दे सकता है। सेल मास यानी सेल का जो वेट है, जो मास है उसका उसका डायरेक्ट ताल्लुक है ऑप्टिकल डेंसिटी से। ठीक है, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी मतलब सेल का मास भी ज्यादा है, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी तो सेल का मास भी कम है। ठीक है, अब कहते हैं हम जब अमाइनो एसिड्स की डिटर्मिनेशन करते हैं तब हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक लाइट को ही कुछ अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अमाइनो एसिड क्या चीज़ है? जो आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के। ठीक है, अब इस तरह के एनालिसिस में जो अमाइनो एसिड्स है वो डिपेंड करता है कि कौन कौन से कलर डेरिवेटिव्स आपने ऐड किए, यानी कौन सी चीज़ है वो कौन से कलर्स को एमिट कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप कह सकते हो। ठीक है, अब जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हम करते हैं जिससे हम ऑप्टिकल डेंसिटी को, ओडी को मेजर करते हैं, उसके लिए जो मशीन यूज होती है उस मशीन को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपके पास एक फोटोमीटर है। फोटो मीन्स लाइट एंड मीटर मीन जिससे आप मेजर करते हो। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपके पास ऐसा लाइट मेजरिंग डिवाइस है जो कि आपको बता सकता है कि कितनी इंटेंस वेवलेंथ की लाइट को इस आपके सैंपल ने एब्सॉर्ब किया है। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो ये मशीन, यही आपके पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। यहाँ पर इस लिड को उठा के इसके अंदर हम अपने सैंपल को रखते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसने इतने इतने वेवलेंथ, यहाँ पे वेवलेंथ लिखी हुई आ जाती है कि इतने वेवलेंथ की लाइट इसने एब्जॉर्ब की और इसकी इतनी ऑप्टिकल डेंसिटी है। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये आपका सैंपल है, इससे डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को गुजारा जाता है। अब इसमें से ये जो जो वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि ये फलानी फलानी चीज़ है, वो वाला बायोलॉजिकल कंपाउंड है और इसकी इतनी ऑप्टिकल डेंसिटी है। इस चीज़ को कैविट कहते हैं। इसके अंदर हम अपना सैंपल डालते हैं और रखते हैं इनसाइड द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और फिर हमें ऑप्टिकल डेंसिटी का पता चल जाता है कि भाई ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो कितना ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, अच्छा, ऑप्टिकल डेंसिटी हमने प्रीवियसली भी डिस्कस कर लिया कि कोई भी कंपोनेंट, कोई भी कंपाउंड जो कि कितनी लाइट को अलाउ करता है कि उसमें से गुजरे, कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसी को ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। कि कोई भी स्पेसिमेन, स्पेसिमेन क्या है? हमारा सैंपल, कि वो कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और कितनी लाइट की पैसेज को ब्लॉक कर रहा है। अब कौन कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेल मास जो है ना वो डायरेक्टली ऑप्टिकल डेंसिटी के डायरेक्ट रिलेशन है इनका आपस में। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ लाइट जो पास होती है किसी भी सोल्यूशन से, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि कुछ जो केमिकल कंपाउंड्स है जैसे अमाइनो एसिड्स हो गए, जैसे कोई आपके पास
प्रोटीन्स हो गए, आरएनए के मॉलिक्यूल्स हो गए, उसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन है हमारे सैंपल में, ठीक है, जो कि अलाउ नहीं करे इस लाइट को कि आगे पास होके जाए। अच्छा, वाइडली हम किस लिए यूज करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की? ज्यादातर अमाइनो एसिड्स की या फिर कार्बन की कॉन्सेंट्रेशन की एनालिसिस के लिए। अब कार्बन का जिक्र यहाँ पे क्यों आ गया? क्योंकि ज्यादातर जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर कार्बन की बैकबोन होती है। आप बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ोगे, हर एक लिविंग थिंग के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन होता है, ठीक है। तो कार्बन की कॉन्सेंट्रेशन, अमाइनो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, इसके अलावा बहुत से बायोएक्टिव कंपाउंड्स की इंफॉर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास माइक्रो डाइसेक्शन। डाइसेक्शन का क्या मतलब है? कटिंग। माइक्रो डाइसेक्शन का मतलब है जब आप बहुत ही माइक्रो लेवल पे, छोटे स्मॉल लेवल पे डाइसेक्शन करते हो, यानी माइक्रोस्कोपिक चीजों की डाइसेक्शन जब आप करते हो, उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? माइक्रो डाइसेक्शन कहते हैं, जिसमें आप सेल की या सेल के पार्ट्स की या उसके ऑर्गेनेलीज की डाइसेक्शन करते हो। अब डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स है जो हम यूज करते हैं माइक्रो डाइसेक्शन के लिए, ठीक है। पहला हम यूज करते हैं क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन। क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन में क्या होता है कि क्रोमोसोम या डीएनए की किसी पार्ट को कट कर लिया जाता है, बहुत ही फाइन सी, थिन सी, बहुत पतली सी जो है आपके पास नीडल मौजूद होती है, तो उसको क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास सेकेंड है लेजर माइक्रो डाइसेक्शन। तो लेजर माइक्रो डाइसेक्शन में क्या होता है कि लेजर को यूज किया जाता है कि सेलेक्टेड सेल्स को आपने कट करना है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सेल्स को किसी भी टिश्यू से, तो उसके लिए आप लेजर को यूज करते हो, माइक्रोस्कोप के थ्रू लेजर को यूज करके आप जब सेल्स की कटिंग करते हो उसको कहते हैं लेजर माइक्रो डाइसेक्शन। अब लेजर कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन में क्या होता है? लेजर कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन में भी आप माइक्रोस्कोप को यूज करते हो, लेकिन सेलेक्टेड सेल जिनकी कटिंग ऑलरेडी हो चुकी है उनको आपने किसी सरफेस के साथ अटैच करना होता है, एडहेयर करना होता है किसी फिल्म के साथ, किसी बायोलॉजिकल सरफेस के साथ। तो ये आप लेजर कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन में करते हो। जैसे ये वाला आप देख सकते हैं, ये आपके पास लेजर माइक्रो डाइसेक्शन का बताया गया है कि ये एक ग्लास स्लाइड पे हमने अपना टिश्यू डाला है पेंडोर्फ ट्यूब से, फिर हम देख रहे हैं विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और लेजर ने उस टिश्यू की कटिंग कर दी स्पेसिफिक लोकेशन पे। और ये फिर लेजर कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन है, यहाँ पे हम मॉनिटर कर रहे होते हैं विद द हेल्प, और यहाँ पे हम अटैचमेंट कर रहे होते हैं टिश्यू सैंपल के साथ जो हमने कटिंग कर ली थी सेल्स की, ठीक है। इसके बाद है माइक्रोमेट्री। हमें कैसे पता चलता है कि भाई रेड ब्लड सेल का इतना साइज है, न्यूरॉन का इतना साइज है, स्पर्म सेल का इतना साइज है? ये जो माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज होती हैं, इसके साइज का जो हमें पता चलता है, हम जो माइक्रोस्कोपिक चीजों के साइज को मेजर करते हैं, इसको कहते हैं माइक्रोमेट्री, ठीक है। मेयरिंग द साइज ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड माइक्रोमेट्री। की कोई भी चीज ऐसी है जो कि माइक्रोस्कोपिक है, हमें ऐसे देखने में नजर नहीं आती, माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उसको देखते हैं, उसको माइक्रोमेट्री कहते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह से होते हैं? खास किस्म के स्केल होते हैं, जैसे हमने कपड़ों का साइज लेना होता है तो हम उसके लिए इंची टेप वगैरह को यूज करते हैं शू साइज को मेजर करने के लिए, या अगर आप स्केल अपना देख लो जिसके जरिए आप कहते हो कि इतने इंचेस की लाइन मैंने ड्रॉ की, या फिर इतने इंचेस का मैंने टेप लिया या कुछ, तो आप स्केल होते हैं ना आपके पास जो आपकी ज्योमेट्री में मौजूद होते हैं, उससे आप मेजरमेंट करते हो। तो इस तरह से माइक्रोमीटर भी जो है, तो इसके भी अपने स्पेसिफिक स्केल्स होते हैं। दो स्केल्स होते हैं, एक होता है ऑक्यूलर, एक स्केल को आप आईपीस के पास लगाते हो उसको ऑक्यूलर माइक्रोमीटर कहते हैं, ये वाला ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है। और दूसरा स्केल जो उसको आप स्टेज पे रखते हो माइक्रोस्कोप की, तो उसको स्टेज माइक्रोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो फिर आप जब मेजर करते हो ना, तो इनकी यूनिट्स को वो करके बीच का यूनिट निकाल के आपको पता चल जाता है एक्चुअल साइज। स्टेज माइक्रोमीटर और ऑक्यूलर माइक्रोमीटर का डिफरेंस निकाल के पता चल जाता है फिर, ठीक है। अब माइक्रोमीटर जो होते हैं, जिस तरह किसी भी स्केल के ऊपर डिविजन्स होते हैं, इस तरह माइक्रोमीटर के ऊपर भी इक्वली स्पेस डिवीजन होते हैं। अच्छा, यूज करने से पहले माइक्रोमीटर का आप जब आई पीस को यूज करते हो तो किसी भी स्ट्रक्चर का, तो आपने उसकी रियल विड्थ देखनी होती है, उसकी यूनिट्स का पता करना होता है और उसकी मैग्निफिकेशन का भी पता करना होता है।
होता है। या आप दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हो कि आपने माइक्रोमीटर को कैलिब्रेट करना है। कैलिब्रेशन का क्या मतलब, उसकी सेटिंग करनी है, ठीक है, एरर्स वगैरह रिमूव करने हैं। अच्छा, अब इसको हम कर कैसे सकते हैं, जब अपने स्पेसिमेन को हम रिप्लेस कर देते हैं विद अ स्टेज माइक्रोमीटर, यानी जिधर हमने अपने स्पेसिमेन रखना है वहां पर हम स्टेज माइक्रोमीटर को रख देते हैं, और फिर हम आई पीस माइक्रोमीटर की यूनिट्स को सेट करके मैग्निफिकेशन करके देख लेते हैं कि हमें ये चीज कितनी नजर आ रही है, उसके साइज को हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने मेन टॉपिक्स पे। आप देख सकते हैं कि एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर दिया गया है। प्लांट सेल में क्या है, सारे के सारे ऑर्गेनेलीज वो मौजूद हैं जो कि एनिमल सेल में होते हैं, बस एक ही चीज एक्सेप्शनल है जो आप बाहर देख रहे हो, दैट इज द सेल वॉल। तो अब ये जो चीज जो प्लांट्स में मौजूद है और एनिमल में नहीं है मौजूद, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, तो उस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज द कॉल्ड द सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल क्या है, ये आपके पास एक रिजिड, एक सख्त लेयर होती है पॉलीसेकेराइड्स की। पॉलीसेकेराइड्स क्या है, शुगर के बहुत से यूनिट्स होते हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन, ठीक है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होते हैं प्लांट के सेल में, फंगसिस के सेल्स में और बैक्टीरिया के सेल में। अब सेल वॉल को किस बंदे ने डिस्कवर किया था, इसको भी रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। अब इसकी अकरेंस कहाँ कहाँ पे होती है, प्लांट सेल में होता है, फंगस के सेल में होता है सेल वॉल, एल्गी के सेल में होता है, इसको एल्गी भी कहते हैं, बैक्टीरिया के सेल में होता है, लेकिन एनिमल सेल में और प्रोटोजोन्स में सेल वॉल एब्सेंट। ठीक है, ये सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है प्लांट सेल की। अब केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे, किन किन केमिकल से मिलके आपके पास सेल वॉल बनता है। तो सेल वॉल में आपके पास माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे फाइबर्स की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, उसे हम माइक्रोफिब्रिल्स कहते हैं। अब ये वाले जो फिब्रिल्स होते हैं, इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किस चीज ने किया होता है, लेग्निन ने, पेक्टिन ने। लेग्निन और पेक्टिन दोनों क्या है, ये आपके पास सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स है जो प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं, और इसके अलावा कुछ और सब्सटेंसेस भी होते हैं। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन जो सेल वॉल की है वो डिपेंड करती है कि किस टाइप का सेल है उस पे। ठीक है, अगर बैक्टीरिया का सेल वॉल है तो वो बना होगा पेप्टिडोग्लाइकेन से, और अगर प्लांट का सेल वॉल है तो वो बना होगा सेलुलोज से या हेमीसेलुलोज से, पेक्टिन से या लेग्निन से मिलके बना होगा। ठीक है, ये सारे के सारे सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, प्लांट के सेल वॉल में मौजूद होते हैं। अब है स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के तीन ही पार्ट होते हैं, मिडिल लेमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, आपको सेल वॉल का डायग्राम दिखाया गया। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसने सारे के सारे प्लांट सेल्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, जो एक प्लांट के सेल को दूसरे प्लांट के सेल के साथ कनेक्ट करते हैं, वो क्या है, मिडल लैमेला है। ठीक है, तो सबसे आउटर मोस्ट क्या हो गया, मिडल लैमेला हो गया। फिर मिडल लैमेला के बाद जो सब, प्राइमरी का क्या मतलब होता है, वो चीज जो पहली है, प्राइमरी सेल वॉल आता है, उसके बाद दूसरा आपके पास सेकेंडरी सेल वॉल आता है, और उसके बाद अंदर जाके आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और फिर सेकेंडरी वॉल की तीन स्ट्रक्चर्स है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और सबसे इनर लेयर। अब हम जाते हैं बैक अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि आपको पता चल गया कि तीन पार्ट कौन कौन से हैं सेल वॉल के, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, मिडिल लैमेला। ठीक है, एमसीक्यू एक बार पेपर में आ भी चुका है कि मिडिल लैमेला किधर होता है, सबसे बाहर कौन सा स्ट्रक्चर है, तो मिडिल लैमेला ही सबसे बाहर है। ठीक है, मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला क्या करता है, दो सेल्स को आपस में जोड़ता है, जिस तरह मैंने आपको अभी बता दिया। अच्छा, ये काफी ज्यादा थिन होता है और 1 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है, 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से पता किया गया ये साइज। ठीक है, मिडिल लैमेला आपके पास बनता कब है, जब साइटोकाइनेसिस होता है, सेल प्लेट जब बनता है, जब सेल डिवीजन हो रही होती है, तो साइटोकाइनेसिस के दौरान जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही होती है, उस दौरान ही मिडिल लैमेला बन जाता है। केमिकल कंपोजिशन क्या है मिडिल लैमेला की, ये वुडी टिश्यू में मौजूद होता है, और इसमें जब ये वुडी टिश्यू के अंदर मिडिल लैमेला होता है तो इसमें मैग्नीशियम होता है और कैल्शियम पेक्टेट कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, मिडिल लैमेला भी आपके पास लेग्निफाइड होता है, मतलब इस पे लेग्निन का सपोर्टिव टिश्यू मौजूद है। ठीक है, इसके बाद है प्राइमरी वॉल। सबसे फर्स्ट वॉल जो है वो हमारे पास प्राइमरी वॉल है। डेवलपमेंट के दौरान जो, इसको हम प्राइमरी वॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जब बन रहे होती चीजें, प्लांट का स्ट्रक्चर बन रहा होता है सेल वॉल का, तो सबसे पहला जो बनता है वो प्राइमरी वॉल बनता है। इसकी साइज की बात की जाए तो 1 से लेके 3 माइक्रोमीटर तक इसकी थिकनेस है, ये भी माइक्रोमीटर से मालूम किया गया। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो प्राइमरी वॉल के अंदर आपके पास सेलुलोज होते हैं, पेक्टिन होता है, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और हेमीसेलुलोज होते हैं। सेलुलोज भी आपके पास क्या है, एक टाइप ऑफ शुगर है। ठीक है,
पैक्टिन और पॉलीसेकेराइड्स और हेमीसेलुलोज सारे के सारे क्या हैं, आपके पास प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लांट के सेल वॉल में मौजूद होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल के बाद जो दूसरा आता है जो उसके अंदर मौजूद होता है, वो कौन सा वॉल है, वो है सेकेंडरी सेल वॉल। अब इसकी थिकनेस की बात करें तो 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक है। ये ज्यादा या कम रिजिड हो सकते हैं, कम या ज्यादा सख्त हो सकता है। अब वुड के अंदर और बार्क के अंदर जो है मोस्टली सेकेंडरी वॉल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल जो है ना, इसी की वजह से प्लांट रिजिड होता है। सख्त क्यों होता है प्लांट, जो सख्त होते हैं वो बिकॉज ऑफ सेकेंडरी वॉल होते हैं। इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर भी हेमीसेलुलोज है, लेग्निन है, और जो मिनरल्स इसमें मौजूद है वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम। अच्छा बच्चों, एक और बात आपने याद रखनी है कि ये जो प्राइमरी वॉल होता है ना, सॉरी, ये जो सेल वॉल होता है प्लांट का, दैट इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, सेल वॉल जो है ये नॉन लिविंग होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा की। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, कह रही है छोटे छोटे पोर्स होते हैं, नजर आ रहे हैं यहाँ पे छोटा सा पोर है, उसे हम क्या है, जो कि सेल वॉल में मौजूद है, उसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। क्योंकि अगर कंप्लीट सेल बंद होता तो उसमें कैसे मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होती है एक सेल से दूसरे सेल की तरफ, तो वो जिस होल से होती है उसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अब सेल्स जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं इन्हीं प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए, और प्रोटोप्लास्ट जो है ना, एक सेल का और दूसरे सेल का प्रोटोप्लास्ट आपस में कनेक्टेड होते हैं। प्रोटोप्लास्ट क्या है, लिविंग पार्ट ऑफ सेल, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वगैरह जो है। ठीक है, यहाँ से किसी चीज ने आयन ने, एटम ने या इन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी होती है तो वो इसी प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए होती है, यहाँ पे जो ये होल मौजूद है। ठीक है, अब है इंपॉर्टेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल क्या करता है, किसी भी प्लांट सेल को ये स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है, उसको रिजिड रखता है, सख्त होता है वो इसकी वजह से। इसके अलावा ये ऑस्मोटिक लाइसिस से भी प्लांट को बचाता है, क्योंकि प्लांट के सेल्स में वाटर स्टोर हो जाता है, तो ज्यादा वाटर की वजह से सेल बर्स्ट ना हो जाए, उस बर्स्टिंग से, ऑस्मोटिक लाइसिस से भी सेल वॉल ही उसको बचाता है। सेल वॉल जो है तो लार्जर मॉलिक्यूल्स को प्लांट सेल के अंदर आने भी नहीं देता, उनको भी प्रिवेंट करता है कि प्लांट सेल के अंदर वो ना आए। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मिडिल लैमेला होता है, उसके बाद प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल और उसकी 3 लेयर, आउटर, मिडिल और इनर लेयर। ठीक है, इसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।